Good morning student. Today we are studying about the Constitution of India. भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है और किस तरीके से ये बना, किस तरह के नियम कानून इसमें बनाए गए, किस तरीके से लिखे गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हम पेज नंबर 228 पर आ चुके हैं। एन एंटी लिकर एलिगेशन, एक मादक पदार्थ जिसे हम शराब कहते हैं उसके विरुद्ध जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके बारे में ये पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिटेड कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक एंड ड्रग्स एक्सपेक्ट फॉर मेडिकल पर्पज। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 47 के तहत संविधान में ये लिखा गया है कि किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य की ये ड्यूटी होती है कि वह अपने देश क्षेत्र के लोगों के प्रति अधिकार रखे कि वह उनकी हेल्थ सिचुएशनों को इम्प्रूव करे, साथ ही साथ वह ऐसी सभी ड्रिंक को उस क्षेत्र से हटा दे जो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं, या फिर सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ही ड्रग्स और ऐसी ड्रिंक का यूज निहित करें जो मेडिकल पर्पस में काम आ सकती हूँ। मैनी पुअर एंड डेली वेजेज अर्नर वेस्ट देयर हार्ड अर्निंग मनी ऑन लिकर। बहुत सारे गरीब लोग अपनी रोज का मेहनताना, रोज की वेजेज को या रोज की अर्निंग को इसी चीज़ पर खर्च कर देते हैं, which is injure to health and deprive their families of the decent standard of living, जिसके कारण उनका लाइफ स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे घटता जा रहा है। महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि ये समाज की एक बहुत बुरी बीमारी है या एक बहुत बुरी बुराई है। Many groups of individuals respond to the directive principle of state policy in different way. बहुत सारे ग्रुप अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और स्टेट पॉलिसियों में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। Some of them were in favor of closing down liquor shop as well as hotel and restaurant while liquor and beverage was served. मुख्य रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में उन रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग की जा रही है जहां पर लिकर या शराब को दिया जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे क्षेत्रों में, होटलों में इन चीज़ों को पूर्ण रूप से बैन करने की कोशिश की जा रही है। आइए एक केस स्टडी पढ़ते हैं अपने ही क्षेत्र की, पठार क्षेत्र की, जो उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ था। यहाँ पर एक लिकर शॉप खुली थी 1989 ईस्वी में, जहाँ की महिलाओं ने कोशिश की थी कि यह शॉप बंद हो जाए, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के पश्चात भी वे इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहारनपुर में जाकर बात की कि वे इसे क्लोज कर दें, लेकिन तब भी वे इसमें सफल नहीं हो पाए। 31 मार्च 1993 में एक धरना दिया गया इस शॉप के सामने इसे बंद करने के लिए। 23 जून 1993 में एक मार्च निकाला गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस तक के लिए इस मेमोरेंडम के लिए कि यह शॉप बंद कर दी जाए। इसके बाद बहुत सारे पुलिस फेस करने पड़े, जहां पर 50 महिलाएं इंजर हो गई। फाइनली 29 जून 1993 में इस प्रोटेस्ट या फिर इस घटना को सफलता प्राप्त हुई। गवर्नर ने ऑर्डर दिया कि इस शॉप को क्लोज कर दिया जाए और फाइनली 2 जुलाई 1993 में इस तरह की लिकर शॉप, इस तरह की शराब की दुकान बंद कर दी गई। ये घटना क्या दर्शाती है? ये घटना दर्शाती है कि किस तरीके से हम अपने अधिकारों के तहत कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से हम संविधान से अपने अधिकारों के तहत अपनी मांग कर सकते हैं। अपने राइट्स के बूते पर हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने की मांग रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान को निर्मित करने के लिए या संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली का गठन किया गया था। आइए जानते हैं इस असेंबली में कौन कौन व्यक्ति थे।
उन्होंने किस किस तरीके से इस असेंबली में कार्य किया और उन्होंने किस तरीके से इसका निर्माण किया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के लिए बनाई गई थी। इसकी फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। द फार्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर वेरी मच अवेयर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर सामाजिक रूप से, कल्चरल के रूप से, संस्कृति के रूप से और साथ ही साथ इकोनॉमिक रूप से बहुत भेदभाव है और साथ ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विविधता देखने को मिलती है, जिसके कारण इन सभी एस्पेक्टों को सोचते हुए उसका निर्माण किया गया था। सो दे कंसिडर्ड एवरी एस्पेक्ट बिफोर प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने प्रत्येक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने का फैसला लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द periodic objective resolution which state the Constitutional Assembly declared its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up the constitution for her future governance। मुख्य रूप से पहली सिटिंग के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने पूरे क्षेत्र का एक अवलोकन किया, एक तरीके से मूवमेंट करके आए और समझा कि किस क्षेत्र में किस तरह के प्रोक्लेम देखने को मिलते हैं। इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखने के लिए, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए और एक विशिष्ट स्थान प्रदान करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों का गठन किया। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर 389। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे पहले 379 लोगों का गठन किया गया, या 379 लोग थे, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद इनकी संख्या घटकर 308 रह गई। आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया ये 308 मेंबर रह गए। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये सभी मेंबर्स जो 308 मेंबर्स थे, ये सभी सेक्शन से बिलोंग करते थे। इन लोगों में ट्राइबल पीपल भी थे, इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार के लोग जो अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते थे, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे, वे सभी लोग इसमें निहित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर प्रसाद जो बाद में चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट एंड इम्प्लीमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से निर्माण किया गया होगा ऐसे ड्राफ्ट का जो सबसे बड़े देश या फिर सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के नियम कानून बनाए, और किस तरीके से उस ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट में लाया गया होगा, उस संविधान को आइए जानते हैं। The responsibility of making constitution was given to the drafting committee under the chairman of भीमराव अम्बेडकर। मुख्य रूप से सबसे पहले जब ड्राफ्ट का निर्माण हो रहा था तो यह असेंबली चेयरमैनशिप के अंतर्गत थी भीमराव अम्बेडकर के, जिनके बारे में आप सभी जानते ही हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सद्दावला and K.M. मुंशी वर अमंग द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कमेटी। ये सभी इस कमेटी के मेंबर थे, जहाँ पर चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द कमेटी टुक नियरली 6 months टू प्रिपेयर इट्स फर्स्ट ड्राफ्ट विच वाज पब्लिश्ड ऑन 20 फरवरी 1948। सबसे पहले इसने 6 महीने का समय लगाया और एक ड्राफ्ट तैयार किया। ये ड्राफ्ट
मुख्य रूप से 20 फरवरी 1948 में सबके सामने लाया गया। दिस ड्राफ्ट वाज लेटर डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके बाद इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिस्कस किया गया, जहां पर 308 लोग थे और उन लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं और किस तरीके से ये इम्प्लाइज किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 6 महीने के इस ड्राफ्ट वर्क पर 2 साल लगाए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए और इसका निर्माण कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, एक संविधान के रूप में। फाइनली द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। और इस तरीके से सबसे पहले ये ड्राफ्ट पास किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, जिस पर साइन हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और साथ ही साथ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, और जो साथ ही पहले राष्ट्रपति थे भारत के। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इट द 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज के समय में ये बढ़कर 444 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 444 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आज तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो भारत कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व में। विजन सेट फॉर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या विजन रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने इसका निर्माण किया, क्या क्या सोचा होगा उन लोगों ने कि किस तरीके से इसको इम्प्लाइज किया जाए, क्या क्या उन्होंने उसमें मत रखे होंगे। आइए जानते हैं विजन सेट फॉर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या विजन रहा होगा उन लोगों का। द प्रीमेम्बल, ये प्रीमेम्बल एक प्रकार की प्रस्तावना है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो किस तरीके से कार्य करता है, वह किस तरीके से बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान क्या है, आइए जानते हैं। A preamble is not a part of constitution but it is the foundation of which a constitution stands। ये एक फाउंडेशन है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है हमारा, ये इसका हिस्सा नहीं है। द प्रीमेम्बर इज ए गाइडलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीमेम्बर एक गाइडलाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है। इट डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सर्वजन सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सेट ऑफ द बेसिक आइडियल ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। यह प्रस्तावना बताती है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र, सर्कुलर, सोशलिस्टिक, सर्वजन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राज्य है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट टुक इंस्पिरेशन फॉर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रेमिंग ऑफ प्रीमेम्बल। काफी हद तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है, उसी से ही आधार लेकर हमने इसका निर्माण किया है। की क्वेश्चन आता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन कौन थे? अभी हमने पहले ही बताया है, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रीमेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रस्तावना भारत के महान संविधान की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हैं भारत के। हैविंग सोलेमनी रिसोल्व द constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and secure to all its citizens। हम मानते हैं कि हम सर्वजन हैं, सोशलिस्टिक हैं, सर्कुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और अपने आप में रिपब्लिक क्षेत्र के सिटीजन हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यहाँ पर न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों परिवेश में है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी है विचारों की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, विश्वास की और वर्शिप की।
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, समान अपॉर्चुनिटी दी गई है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, किसी भी वर्ग या किसी भी कास्ट से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हो। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation। फ्रेटर्निटी ईश्वर कहती है कि सभी की गरिमा को बनाया रखा जाएगा, सभी की डिग्निटी को बनाया कर रखा जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th day of November 1949 do Harry adopt in the gift to ourselves the constitution। हमारी असेंबली ने 26 नवंबर के दिन 1949 में इसे अडॉप्ट किया था। की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर क्या है, क्या क्या गुण हैं हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए जानते हैं भारत का ये संविधान अपने अंदर कितने गुणों को समाहित रखता है। लिस्ट बिलो द सम ऑफ द की फीचर, नीचे कुछ गुणों के बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व का, जिसके अंतर्गत सभी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लिंकेड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। द ह्यूज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी कीप इन आवर माइंड। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो यह बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझता है, लोगों के अधिकारों को समझता है और उसके तहत कार्य करता है, और इस तरीके से यह सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। रैगिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही पेचीदा भी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है। वह लचीला भी है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए कठोर भी है जो गलत कार्य करते हैं। आइए जानते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिगिड एंड फ्लेक्सिबल, यह कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। सम पार्ट ऑफ कैन बी इजिबल amended by the simple majority of the both house of parliament, ये दोनों हाउस के तहत कार्य करता है, संसद भवनों के तहत कार्य करता है। some part of the required 2/3 majority of both of the houses and even approval for the state legislator। मुख्य रूप से जो भी नियम कानून बनते हैं वे कम से भी कम 2/3 मेजोरिटी के अधिकारी होने चाहिए। कोई भी नियम कानून ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसे दोनों संसद भवन, दोनों असेंबली हाउस से समान रूप से वोट मिलनी चाहिए, तब जाके उसका निर्माण होगा। और साथ ही साथ उसे अप्रूवल लेना होगा स्टेट लेजिस्लेटर का, जो विधायिका है या जो नियम बनाने वाली प्रणाली है स्टेट की, उसका भी अप्रूवल इसे लेना होगा। द प्रोड्यूस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन द आर्टिकल 368, और इस तरीके से यह एक आर्टिकल के रूप में 368 आर्टिकल के रूप में दिखता है। फेडरलिज्म, इसका तीसरा फीचर है कि यह मंत्री परिषद वाली सरकार है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग पोर्टफोलियो इसमें निहित हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप शिक्षा के विभाग के पास जाना चाहते हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करेगी। इसके अलावा अलग अलग पोर्टफोलियो है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है, इसी तरीके से सर्विस मिनिस्ट्री अलग है, सिक्योरिटी मिनिस्ट्री या फिर सिक्योरिटी के लिए अलग से पोर्टफोलियो बनाए गए हैं। इट इज़ द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली हैज 2 टायर ऑफ द गवर्नमेंट, वन ऑफ द सेंट्रल लेवल एंड द अदर इज स्टेट लेवल। मुख्य रूप से जो हमारी फेडरल फॉर्म बनाई गई है ये 2 टायर पर कार्य करती है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में सेंट्रल लेवल पर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के रूप में स्टेट लेवल पर। ये स्टेट और सेंट्रल लेवल पर अलग अलग तरीके से कार्य करती है, अलग अलग मंत्री परिषद बनाए गए हैं। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज यूनिक इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में भारत का जो संसदीय स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ही अलग है। इट हैज़ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स, ये फेडरल होते हुए भी यूनिटरी फीचर्स रखता है। इन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ द लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोविजनल लेवल। हम देखते हैं कि ये दोनों स्तर पर कार्य करता है। सेंट्रल लेवल पर भी कार्य कर रहा है पूरे देश के लिए, जहाँ के आज पीएम को आपके नरेंद्र मोदी जी हैं,
और स्टेट लेवल पर भी कार्य कर रहा है। हमारी खुद की स्टेट उत्तर प्रदेश के रूप में, जहां के हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं। Have their well-defined jurisdiction and each tier enjoy independence power. ये अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पावर रखते हैं। अगर कोई भी कार्य आपके राज्य में होना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होना है, तो उसके सभी अधिकार ये सीएमओ हमारे आदित्यनाथ योगी जी के पास हैं। उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर कोई भी कार्य होना है तो उसके सभी अधिकार हमारे पीएमओ अर्थात प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह संसदीय सरकार रखती है। हमारे पास 2 संसद भवन हैं सेंट्रल लेवल पर और 2 ही लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर हैं हमारे स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर इन्हें विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जाना जाता है और हमारे सेंट्रल लेवल पर इन्हें राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट ऑफ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट द एक्चुअल पावर रिमेन विद द प्राइम मिनिस्टर। कहा जा सकता है कि ये पूर्ण रूप से जो संविधान बनते हैं, जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। एक तरीके से जो इसके ऑफिशियल हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट जो आज रामनाथ कोविंद जी हैं वे हैं। लेकिन अगर रियल पावर की बात करें तो रियल पावर पीएम के पास होती है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। मुख्य रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अंतर्गत सभी पोर्टफोलियो आते हैं, सभी मंत्रालय आते हैं, यही हर चीज़ का आंसरेबल देते हैं या यही आंसरेबल हैं हमारे संविधान की पार्लियामेंट में कि वे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और किस बेस पर उन्होंने ये कानून बनाए हैं। द मोमेंट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ पास्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट द एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट हैज रिजाइन। मुख्य रूप से अगर समय के साथ साथ बढ़ते हुए गवर्नमेंट अपना 5 साल पूरे कर देती है तो दूसरी गवर्नमेंट जो सत्ता में आती है वह उस कार्य को करने लगती है और जो परमानेंट गवर्नमेंट, जो पहली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, वो उस चीज़ से रिजाइन कर देती है। डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिवीजन बांटे गए हैं। डिवीजन ऑफ पावर के अंतर्गत क्या आते हैं? पोर्टफोलियो आते हैं या फिर मंत्रालय आते हैं। जैसे कि शिक्षा के लिए अलग मिनिस्ट्री है, हेल्थ के लिए अलग मिनिस्ट्री है और एजुकेशन के लिए अलग मिनिस्ट्री है। इंडियन गवर्नमेंट आर मुख्य रूप से 3 जो गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, अंग हैं, वो लेजिस्लेटर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी है। सबसे पहले लेजिस्लेटर, जिसे हम नियम बनाने वाली सरकार या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ, चुने हुए वे नेता जो नियम कानून बनाते हैं, कहा जाता है। एक्सिक्यूटिव, जो इन नियम कानूनों को इम्प्लाइज करते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री हु इम्प्लीट द लॉ, जो इन नियमों को हमारी सत्ता के बीच लेकर आते हैं, हमारे लोगों के बीच लेकर आते हैं। और जुडिशरी, ए सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री विच अपलोड लॉ, जो इस नियम कानूनों को प्रोहिबिट होने पर या फिर इनमें संशोधन होने पर या फिर इनका दुर्व्यवहार होने पर उन्हें रोकते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत या न्यायशाला के अंतर्गत आते हैं। द पावर ऑफ दीज ऑर्गन्स आर वेल डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर द फॉलोइंग। ये पावर मुख्य रूप से ऑर्गन्स के अंतर्गत आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। किसी भी ऑर्गन को, चाहे वो नियम बनाने वाला हो लेजिस्लेटर के रूप में, यहां पर हम बात करेंगे कि किसी भी परिवेश को, किसी भी ऑर्गन को एक्सट्रीम पावर नहीं दी गई है।
चाहे वो लेजिस्लेटर के रूप में पावर बनाने वाला हो, नियमों को बनाने वाला हो, चाहे उन्हें इम्प्लाइज करने वाला हो एक्सक्लूसिव के रूप में, चाहे जेडिकरी के रूप में उन पर न्याय प्रदान करने वाला हो। इन सब की अपनी अपनी एक लिमिटेड पावर है। इन लिमिटेड पावरों के साथ ही ये अपने कार्य करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार से अनडेमोक्रेटिक ना दिखाई दे या अनडेमोक्रेटिक कंट्री ना बन जाए। क्या आप जानते हैं द पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड बोथ ऑफ द हाउस पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ दो हाउस आते हैं पार्लियामेंट के, जिसके बारे में हमने बताया था, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी बताया था आपको विधान परिषद और विधानसभा। फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा हमें मौलिक अधिकार देता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये हमें मौलिक अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार देता है और इसी तरह के बहुत सारे अधिकार, हमारी प्राइवेसी का अधिकार देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्योर द सिटीजन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution of India guarantees the rights of individual against the state as well as against other individual. Our constitutional experts include the separate unit of fundamental rights, part 3 of the Indian Constitution. मौलिक अधिकारों में यह हमें सिक्योर करता है लोगों को भारत के कि वे किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट एक्सरसाइज पावर के अंतर्गत किसी भी तरीके की दुर्भावना का शिकार नहीं होंगे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हमारे अधिकारों के तहत कि हम किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति द्वारा भेदभाव का शिकार नहीं होंगे। Circularism is one of the most essential feature of the Indian Constitution. भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का सर्कुलेरिज्म एक महान फीचर है या महान गुण है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द मैंडेटरी दैट द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट विल बी सर्कुलर, कि हमेशा जो भारत का स्टेट होगा या भारत का क्षेत्र होगा वह सर्कुलर रहेगा, किसी भी धर्म परिवेश के ऊपर वह नहीं जाएगा। ना ही वह पूर्ण रूप से हिंदुओं का मत लेगा, ना वह पूरी तरीके से मुस्लिमों का मत लेगा, ना ही सिख, ईसाई या जैन या बौद्ध का मत लेगा। वह सर्कुलर रूप से सभी के बातों पर गौर करेगा और गलती करने पर उस पर न्याय प्रदान करेगा। विच मीन्स दैट द स्टेट वुड नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। इसका मतलब यह है कि ऑफिशियल रूप से यह किसी भी स्टेट या किसी भी धर्म के रूप में उसको बढ़ावा प्रदान नहीं करेगा। इसे यहीं तक रखते हैं, कल इसी